सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, पाणिनीय व्याकरण की प्रसिद्ध संज्ञाएं, इस प्रकरण को हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, संक्षिप्त रूप से। तो आज इसी श्रृंखला में हमने आपको कुछ संज्ञाएं पढ़ा दी हैं। आज हमारी संज्ञा आ रही है सवर्ण संज्ञा। क्या आज की हमारी संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा। ठीक है, सवर्ण संज्ञा ये बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है। ठीक है, थोड़ी सी भी आप संस्कृत जानते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, जैसे सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण संज्ञा के लिए दो सूत्र हैं, दो सूत्र पूरा पढ़ लेते हैं तो सवर्ण संज्ञा हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला सूत्र है महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी में, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। मैं लिख देता हूं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम, ठीक है, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर ये सवर्ण नाम दे रहे हैं, संज्ञा दे रहे हैं सवर्ण। कि हम व्याकरण के अंदर सवर्ण कहेंगे तो सवर्ण किसको समझना चाहिए, सवर्ण किनका नाम है? तो लोक वाले सवर्ण नहीं चाहिए, ये व्याकरण में सवर्ण किसको क्या समझना। तो इसमें यहां पर इन्होंने कहा कि देखिएगा, इसके अंदर क्या है, एक तुल्य शब्द है। क्या है? तुल्य। और दूसरा शब्द है आस्य, और एक तीसरा शब्द है प्रयत्न। ठीक है, ये तुल्य का अर्थ है समान। क्या है? समान। तुल्य का अर्थ क्या है? समान। और आस्य का अर्थ होता है, आस्य का अर्थ एक तो होता है मुख, और एक आस्य का अर्थ होता है मुख में होने वाले स्थान। मुख में जो स्थान है, तालु है, कंठ है, मूर्धा है, ठीक है, दंत हैं, ये सारे, इनको भी आस्य कहते हैं। तो आस्य का अर्थ है मुख में होने वाले स्थान, मुख के अंदर के स्थान, हम ऐसा लिख देते हैं अभी। ठीक है, और प्रयत्न, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में वर्णों के प्रयत्न बताए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक, तो प्रयत्न ये वहीं बताए, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में देखना पड़ता है, मैंने उसको पढ़ा दिया, इतना तो आना चाहिए। अब इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? इस सूत्र का अर्थ बनेगा कि जिन वर्णों का मुख के अंदर स्थान, माने प्रत्येक वर्ण का अपना अपना स्थान बताया है। जैसे आकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, माने अवर्ण का, कवर्ग का, और आकुहाः और विसर्ग का स्थान क्या बताया? कंठ बताया। तो जिन दो या दो से अधिक वर्ण, उनका स्थान मुख में समान, मत तुल्य माने समान है। क्या है? मुख में जिनका स्थान तुल्य है, समान माने जिन वर्णों का स्थान एक है, जैसे कंठ है या तालु है या मूर्धा है या दंत है, ठीक, या ओष्ठ है, तो ऐसे। और जिन वर्णों का माने जिनका स्थान भी समान है
और प्रयत्न भी समान है। क्या है? जिनका प्रयत्न भी समान है। तो प्रयत्न यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? आपस में मन वो सवर्ण संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक। अब यहां पर उदाहरण लीजिएगा, ये लीजिएगा, ठीक, ये है आ, ये आ, और ये क्या है? आ, ठीक है, क्या है? आ। अब इस आ का स्थान क्या है? कंठ। इस वर्ण का स्थान क्या है? कंठ। ध्यान रखेंगे, इसका भी स्थान क्या है? कंठ, और इसका भी क्या है? कंठ। दोनों का ही तो कंठ है। अकु विसर्जनीय कंठ्या। और इनका प्रयत्न, इसका प्रयत्न वास्तव में व्याकरण में इसका प्रयत्न विवृत है। क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत। और इसका भी प्रयत्न क्या है? विवृत है, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का प्रयत्न क्या है? विवृत। इसका और इसका स्थान भी समान है, मुख में, मुख के अंदर स्थान कंठ है, और प्रयत्न क्या है? विवृत है, विवृत है। इसलिए ये वर्ण क्या है? आपस में सवर्ण संज्ञक कहे जाएंगे। क्या है? ये परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञक। सवर्ण संज्ञा को लेकर के कोई कार्य कहा है वो इनको हो जाएगा। जैसे अकः सवर्णे दीर्घः, कहा है आगे, अकः सवर्णे दीर्घः, माने अक में आ ले लेंगे, अ, और उसको सवर्ण परे रहते। इसका माने इसकी और इसकी क्या है? सवर्ण संज्ञा है। दोनों एक जैसे भाई हैं, दोनों की कैटेगरी एक है। तो अका सवर्ण दीर्घा, तो उसमें क्या हो जाएगा? इस सवर्ण के परे इन दोनों को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये हो जाता है, ये सवर्ण संज्ञा का फल हो गया। इसी प्रकार से और भी अनेक जगह। अभी आपको ये समझ लेना है कि जिन वर्णों का मुख के अंदर स्थान समान है, उच्चारण स्थान समान है, और प्रयत्न समान है, वो वर्ण आपस में परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। उनकी सवर्ण संज्ञा कही गई है महर्षि पाणिनि के ग्रंथ। ठीक, इसी प्रकार से आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर अनेक हैं, देखे, जैसे ई है ये, और ये ई है। ठीक है, ये इसका भी स्थान क्या? इसका तालु है, इसका भी तालु है, इसका प्रयत्न, दोनों का प्रयत्न यही है, दोनों का प्रयत्न समान है। स्थान का इचु शास्त्रालभ्या में तालु है, इन दोनों का स्थान, इसका भी तालु है। तो ये दोनों वर्ण क्या है? इन दोनों वर्णों की क्या है? परस्पर सवर्ण संज्ञा है ये। ठीक है, तो ये सवर्ण संज्ञा। अब एक सूत्र और करेंगे आगे, वो और साथ में समझना होता है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। बाकी तो आपको विस्तार से सिद्धियां में समझानी है, तो हमने कोर्स बनाया हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य का, वो वहां पर विस्तार से समझेंगे। अभी केवल आपको संक्षिप्त में मैंने समझाया। ठीक, अब इसी प्रकार से आगे कहते हैं, ये एक सूत्र है आगे, नाच झलऊ, उसी के आगे क्या है? नाच झलऊ। ठीक है, ये समझिए, ये इसकी संख्या है आपकी 1 1 10। ये 10 नंबर का है, वो 9 नंबर का। इसमें क्या है? ये है ना, और दूसरा शब्द है ये अच, और ये झल दिख रहा है, ये हल है वास्तव में। ठीक, ये दो शब्द हैं। अच का अर्थ होता है स्वर, वॉवेल्स, और हल का अर्थ होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। ठीक है,
न का अर्थ होता है नहीं। क्या है? नहीं। संस्कृत सरला पूरा। ये सूत्र ये कहता है कि ऊपर वाले सूत्र में हमने ये कहा था कि जिन वर्णों, वहां पर कोई स्वर और व्यंजन नहीं लिए थे कहीं, वहां पर तो सभी वर्णों को एकदम सामान्य रूप से कह दिया था कि जिन वर्णों का, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जिन वर्णों का समान स्थान हो मुख में और प्रयत्न समान हो, तो उनकी क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा। तो सवर्ण संज्ञा इनको ये सूत्र कहता है, यदि अच और हल है, यदि अच और हल माने स्वर और व्यंजन, माने एक स्वर और दूसरा व्यंजन है, माने एक स्वर और दूसरा व्यंजन, उन दोनों वर्णों का यदि समान स्थान हो और समान ही प्रयत्न हो, तो उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त थी तो मना कर दी कि यदि स्वर और व्यंजनों के, माने जिन जिन स्वर और व्यंजनों के समान स्थान है और समान प्रयत्न है, तो भी उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ये मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्वर की स्वर के साथ ही हो सकती है, व्यंजन की व्यंजन के साथ ही हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर सवर्ण संज्ञा ये आ गया। जैसे मानिएगा ये हमने आ लिया था, आ का स्थान क्या था? कंठ बताया था आपको, और इसका प्रयत्न क्या बताया था मैंने? विवृत, विवृत बताया। अब एक व्यंजन ले लेते हैं, ह। क्या है? हा का कंठ में स्थान क्या है? कंठ है। और प्रयत्न भी क्या है? इसका विवृत है, वर्णोच्चारण शिक्षा सूत्र से। इसका भी क्या है? विवृत करना वा, इसे वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र, उससे इस हा का स्थान कंठ है और प्रयत्न विवृत है, और आ का भी कंठ स्थान कंठ है और प्रयत्न विवृत है। तो अब इन दोनों की सवर्ण संज्ञा यदि हो जाए तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे ऊपर यहां पर मानिएगा ये लिया था, जैसे हमने जैसे दंड और प्लस अग्र, ठीक है, अग्रम। अभी ए आ दोनों का तो समान ही स्थान है। यहाँ तो मैंने पहले दीर्घ दिखाया था, ह्रस्व ह्रस्व की दीर्घ दीर्घ सबकी समान ही है। ठीक है, तो ये इनमें क्या हो जाता है? संधि हो जाती है, सवर्ण दीर्घ संधि, दंडा ग्रम, ये दीर्घ हो गया। अब ऐसे ही यहां पर एक शब्द ले लेते हैं, दो शब्द लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं। ये जैसे ये है एक शब्द, ये दो शब्द हैं, डंडा और ये हंसता, ऐसा शब्द है। ठीक है, ये वस्तुतः मिला हुआ है। ठीक है, ये दंड है। अब इसमें ये जो आ है और हा, ये हा है। ठीक, यदि ऊपर वाले सूत्र से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से इस आ और हा का प्रयत्न समान है, स्थान भी समान है, तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। सवर्ण संज्ञा होने पर क्या हो रहा था? यदि इसकी सवर्ण संज्ञा हो जाए तो अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा से क्या हो जाएगा? हा और आ को आ प्राप्त होने लगेगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मना कर दिया कि अच की हल के साथ में समान स्थान और समान प्रयत्न होने पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ये
ना झलऊ ने मना कर दिया। तो अब इनकी इस आ की और इस हा की सवर्ण संज्ञा नहीं है, सवर्ण संज्ञा नहीं है तो संज्ञा यहाँ पर दीर्घ भी नहीं होगा। ये इसका लाभ है। इसकी इसी प्रकार से अनेक उदाहरण और आपको मिलेंगे। तो अब कुल मिलाकर के हमारा इसका सार निकल करके क्या आया इन दोनों सूत्रों का? इन दोनों सूत्रों का सार निकल के ये आया कि समान स्थान और समान प्रयत्न वाले वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, परंतु समान स्थान और प्रयत्न वाले स्वर और व्यंजन होंगे तो उनकी परस्पर नहीं होगी। स्वर की स्वर के साथ ही होगी और व्यंजन की व्यंजन के साथ में ही होगी। ठीक है, यदि समान स्थान और समान प्रयत्न मिलेगा तो ये हो गया हमारी ये सवर्ण संज्ञा। आप समझ लीजिएगा, सवर्ण संज्ञा ये होती है बस। और बाकी यदि आपको विस्तार से समझना है, सारे अष्टाध्यायी को पढ़ना है, तो मैंने पूरे अष्टाध्यायी के सभी 4000 सूत्रों का व्याख्यान आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है यूट्यूब पर। उसकी प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां पर जाकर के आप फिर ये पूरे सूत्रों को पढ़ सकते हैं जिसमें मैंने ये पुस्तकें पढ़ाई हैं। ठीक है, उसके लिए आपको समय चाहिए, परंतु क्या चाहिए, ये पुस्तकें पढ़ाई हैं, इसमें अष्टाध्यायी भाष्य की हैं ये। ठीक है, परंतु सामान्य पाठकों को दृष्टि में रख करके ये सवर्ण संज्ञा इस प्रकार से उनको हमने बता दी। ठीक, तो इतनी समझ लिए तो भी काफी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे की एक नई संज्ञा के साथ मिलते हैं। वो संज्ञा ऐसी संज्ञा है कि उसमें अनेक सूत्र लगते हैं। ठीक, सभी को सादर नमस्ते।